नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाई एम डॉट गुजर में। तो लास्ट क्लास में अपन ने बायोलॉजी के अंदर जो सेल टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें अपन ने केंद्रक को पढ़ लिया था, केंद्रिका को पढ़ लिया था, उसकी खोज किसने की थी वो अपन ने पढ़ लिया था। आज उसको थोड़ा सा अपन और आगे लेके चलते हैं। अब अपन उनके और नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें कम्प्लीटली, फिर आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, आपको उस चीज़ों को रिलेट कर पाए और इजीली समझ पाएँ। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद में आप यहाँ से कंटिन्यू करें। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो अपन ने केंद्रक था वो पढ़ लिया था, केंद्रिका पढ़ ली थी। मैं आपको एक चेन बताता हूँ कि अपन फिर नेक्स्ट आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, केंद्रक अपन ने पढ़ लिया, केंद्रक के अंदर केंद्रिका अपन ने पढ़ लिया, सॉरी केंद्रिका, हाँ केंद्रिका अपन ने पढ़ लिया। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लियस जो केंद्रक के लिए अपन वर्ड यूज लेते हैं उसी से वर्ड बना है न्यूक्लिक। तो न्यूक्लिक एसिड उसमें होता है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं तो वहाँ गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर जीन मिलते हैं जो हमारे क्या करते हैं, आनुवांशिक जो सूचनाएं हैं उनको एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक लेके जाते हैं। कैसे जाते हैं, तो उसके लिए डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन से फिर एंजाइम आते हैं, और जहाँ एंजाइम आते हैं वहाँ पे क्या होती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब जब जैव रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उससे क्या होगा, उससे पाचन होगा, और जब पाचन होगा तो पाचन से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसका, हमारे खाने का। ये पाचन हमारे खाने का ही तो होगा। तो पाचन होगा, पाचन से ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। जो अपना लास्ट गोल है जो वो क्या है, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। हमें हर एक चीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे अपन ये प्लग के झपकाते हैं तो इसमें भी हमारे शरीर से एनर्जी का वेस्ट होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि अगर अपन सांस भी ले रहे हैं तो उस सांस में भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। अगर अपन सो रहे हैं तो सोते हुए भी अपनी एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। क्योंकि सांस लेना तो अपन 1 मिनट भी नहीं छोड़ते, तो जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये एनर्जी हमारे शरीर को मिल कैसे रही है, तो उसका ये चेन है कि जो भी अपन खाना खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी कभी नहीं मिलती। कभी आप कितना खा लो कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। वो एनर्जी हमें तब मिलती है जो हमारा खाना खाया हुआ है उस खाने का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। उस ऑक्सीडेशन से ही हमें फिर क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अपन ने केंद्रक ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके अंदर अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए में भी मिलेगा। अपन नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसमें, वो बेस अलग होता है। फॉस्फोरिक अम्ल उसमें मिलता है अपन को डीएनए आरएनए के अंदर। तो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम बनते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र का क्या कार्य है, अपन आज की जो क्लास में अपन गुणसूत्र से स्टार्ट करेंगे। तो गुणसूत्र का कार्य क्या है, गुणसूत्र कितने हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से हैं, वो सारी फेज आज अपन अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज जो अपना है वो केंद्रक के बाद आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे, गुणसूत्र को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है कि गुणसूत्र के बारे में हमें बता कौन रहा है, क्योंकि अपन ने अभी तक यही देखा है कि जो केंद्रक आता है तो केंद्रक के बारे में हमें किसने बताया था, केंद्रिका के बारे में हमें किसने बताया था। अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करो तो न्यूक्लिक एसिड की जो खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक मिसर ने, एफ मिसर जो बोला जाता है। अगर आपको न्यूक्लिक एसिड का पूछ लिया जाए तो उसके लिए एफ मिसर को जाना जाता है। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर इसको बोलते हैं। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें जानकारी दी थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गुणसूत्र की। ठीक है, जो आज अपना टॉपिक है वो है गुणसूत्र।
ठीक है। गुणसूत्र के लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो है क्रोमोसोम। ठीक है। सोम वर्ड बॉडी के लिए यूज में लिया जाता है। जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, जो शरीर है, उसके लिए साइंस हमेशा सोम वर्ड यूज में लेती है। मैंने आपको बहुत से वर्ड बताए हैं, जैसे आपके लिए जो लेक्टो वर्ड है वो दूध के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। लाइसिस क्या होता है, जेनेसिस क्या होता है, लोजी, फोबिया, मनिया, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनसे मिलके कैसे वर्ड्स बनते हैं, कैसे उन वर्ड्स का अपन मतलब निकालते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बता दी हैं। तो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो गुणसूत्र के बारे में जिस वैज्ञानिक ने हमें बताया था, जिसने सबसे पहले बताया था, वो थे वाल्डेयर। वाल्डेयर ने सबसे पहले गुणसूत्र की हमें बात करी थी, गुणसूत्र के बारे में हमें जानकारी दी थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि गुणसूत्र क्या होता है। सबसे पहले गुणसूत्र बना हुआ किसका है, तो जो गुणसूत्र बना हुआ होता है वो स्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्लस इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसकी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशन ने की थी। जब इन दोनों चीज़ों से मिलके जो हमारे पास तैयार होता है वो होता है गुणसूत्र। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुणसूत्र किससे मिलकर बनता है, तो वो होता है स्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। जब ये दोनों एक जगह मिक्स हो जाते हैं, एक जगह संरचना बनाते हैं, वो बनती है गुणसूत्र। ठीक है। अब अगर अपन इनके फैक्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि जो हमारे शरीर में गुणसूत्र होते कितने हैं, तो हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, और अगर जोड़ी में अपन बात करें तो 23 जोड़ी। बच्चे यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी बार पूछ लेता कि हमारे शरीर में गुणसूत्र कितने हैं। अगर सिर्फ गुणसूत्र लिखा हुआ वर्ड है तो आप कभी भी 23 नहीं करोगे, आपको 46 ही करना पड़ेगा, आपको 46 ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर उन्होंने लिख दिया है कि गुणसूत्र की जोड़ी कितनी है, जोड़ी वर्ड पर्टिकुलर लिखा हुआ है, पेयर वर्ड पर्टिकुलर अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तभी ही आप 23 करोगे, अन्यथा आपको 46 ही करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं कि 46 गुणसूत्र है, बिल्कुल है, हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र है। तो इन 46 गुणसूत्र को अपन कैसे डिवाइड करते हैं, फिर आगे अगर अपन उसकी बात करें, गुणसूत्र का काम क्या होता है, हमारे जो आनुवांशिक जितने भी है वो जीन से होते हैं। जीन किन पे प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्र पे होते हैं। यानी जीन के लिए अगर मैं आपको एक लाइन में वन लाइनर अगर आपको बताना चाहूँ, तो वन लाइनर ये होता है कि जो गुणसूत्र का एक्टिव हिस्सा होता है वो हमेशा जीन होता है। ठीक है। एक्टिव हिस्से का आप बेस्ट एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो आप रबड़ से उसका एग्जाम्पल ले सकते हो कि रबड़ अपन होता है जो इरेज के अपन काम में लेते हैं। अगर अपन क्या करते हैं, इरेजर को यूज में लेते हैं, तो जिस कॉर्नर को अपन यूज में लेते हैं वो कॉर्नर बाकी जितना आपका इरेजर है उससे शाइनिंग ज़्यादा करता है, आपको नया नया लगता है वहाँ से, उस कॉर्नर से। तो वो एक तरह से उस रबड़ का, उस इरेजर का क्या हो गया, एक्टिव हिस्सा हो गया। उसी तरह क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम के एक्टिव हिस्से होते हैं वही जीन्स होते हैं। ठीक है। तो अब गुणसूत्र की अगर अपन बात कर रहे हैं, हमें पता है टोटल 46 होते हैं। उन 46 को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। 46 में कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कायिक, कायिक कह दो चाहे दैहिक कह दो। ठीक है। और दूसरे होते हैं कौन से, जो सेक्सुअल होते हैं, जो क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। इनको अपन क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम। ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, तो अगर अपन बात करें कायिक गुणसूत्र की, दैहिक गुणसूत्र की, तो इनकी संख्या होती है 44, और जोड़ी की बात करें तो ये होते हैं 22 जोड़ी। तो सीधी सी बात है, बच गया कितना, सिर्फ एक पेयर बच गया, यानी दो तो हो गए क्या, क्रोमोसोम, और वन क्या हो गया, पेयर हो गया, एक क्या हो गया, जोड़ी। वो होते हैं, एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो हमारे लिंग का निर्धारण करता है, और जो बाकी जितने भी गुणसूत्र हैं, जो 44 गुणसूत्र हैं, वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। अब देखो, कॉमन सी बात है, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम होती है। अगर अपन कुछ सेक्सुअली जो इसमें आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो अगर अलग कर लेते हो, तो उसके लिए एक क्रोमोसोम अलग से, एक पेयर है क्रोमोसोम का,
जो ये चीज़ को निर्धारित करता है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो बाकी जो होते हैं वो दैहिक निर्माण में सहायक होते हैं, यानी बाकी क्रोमोसोम यानी जो 44 क्रोमोसोम है वो सिमिलर होते हैं, उनका कार्य होता है बाकी बॉडी की स्ट्रक्चर को जो तैयार करना है वो कार्य होता है। जो लास्ट वाला पेयर होता है, जो 23वीं जोड़ी होती है, जो लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम है उनका कार्य होता है वो लिंग का निर्धारण करते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हुआ है वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो उसका जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है, आपने सुना होगा खूब बार कि जो फीमेल है वो अक्स अक्स है, जो मेल है वो अक्स वाई है। ये कभी आपने गौर किया कि ये अक्स वर्ड ही क्यों यूज में लेते हैं? अपने अल्फ़ाबेट तो 26 हैं, उनमें से किसी और को भी तो ले सकते थे, फिर ये अक्स ही क्यों लेते हैं? ऐसा क्या हो गया उसमें, अक्स क्यों लेते हैं? तो उसके पीछे कहीं न कहीं जो रीज़न है वो है गुणसूत्र का संरचना। कैसे? इसकी जो संरचना होती है उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि ये कुछ अक्स की फॉर्म में ही होता है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी? क्रोमोसोम की, ठीक है। तो जो ये पार्ट होता है, सेंटर वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, और जो ये पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, अक्स शेप में ये स्ट्रक्चर होती है, इसलिए मोस्टली अपन अक्स वर्ड को यूज में लेते हैं। अच्छा, अगर कोई गुणसूत्र क्या है, सिंगल है, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? वो सिंगल है तो वो क्या होगा? एक गुणित होगा, और अगर वो डबल है तो वह द्विगुणित होगा, यानी अकेला है तो n, डबल है तो 2n। तो ये उसकी टेंडेंसी है कि वो अकेला है कि किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से उसको n और 2n में करते हैं। संरचना उसकी एक्स फॉर्म में होती है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है जो इस सारे पोर्शन को जोड़ के रखता है उस पोर्शन को सेंट्रोसोम कहते हैं। बाकी ये जो बाहर निकले होते हैं एक्स जो शेप में होते हैं उसको क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी? एक गुणसूत्र की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। तो इसमें अपन अब क्या कहते हैं कि जो डबल एक्स हो गया इसका मतलब वो फीमेल हो गई, और जो एक्स वाई हो गया वो मेल हो गया, पुरुष हो गया। अब इसके लिए जो जिम्मेदार क्रोमोसोम है कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा, ये प्योरली डिपेंड करता है किस पे? जो पिताजी का जो क्रोमोसोम होता है प्योरली उसी पे डिपेंड करता है, वही लिंग निर्धारण में। क्योंकि जो वाई वाला होता है ये किस में होता है? मेल में होता है, और यही जाके जो डिफाइन करता है कि जो लड़का हुआ है वो या लड़की हुई है, ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये जो मेल क्रोमोसोम है वही डिफाइन कर रहा है। इसलिए जो प्योरली जो बच्चे के लिंग निर्धारण में जो जिम्मेदार है वो पिताजी का क्रोमोसोम होता है, फादर का क्रोमोसोम होता है। इसीलिए जो ये जो अफवाहें चलती हैं, अफवाहें कह सकते हो आप, या एक तरह से अंधविश्वास कुछ ऐसे कर सकते हैं, यानी जो प्रथा है कि भाई इसके लिए महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है। आपने गाँव में देखा होगा जो बैकवर्ड एरिया होता है जहाँ पे अभी शिक्षा का इतना ऊंचा स्तर नहीं है, वहाँ पे वो मेनली महिलाओं को इसके प्रति क्या करते हैं? जिम्मेदार मानते हैं कि जो लड़की हुई है तो उसके लिए महिलाओं को जिम्मेदार मानते हैं। बट साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो उसमें महिलाओं का कोई रोल नहीं होता कि होने वाला जो बच्चा है, जो होने वाला बेबी है वो मेल है कि फीमेल है। ये प्योरली डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम पे। तो अगर आपको किसी को जिम्मेदार रखना ही है तो फादर को रखो, मदर्स को आप जिम्मेदार नहीं कर सकते इस चीज़ के अंदर। तो जोक्स अपार्ट, अपन टॉपिक पे लौटते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम का क्या कार्य हो गया? ये हमारे लिंग निर्धारण में हो गए, हमारे जो आनुवांशिक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो संरचनाएं हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानी है तो वो जीन्स से लेके जाएंगे। तो जीन्स हैं कहाँ? वो क्रोमोसोम पे ही है। कैसी इनकी स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दी, और इनके बारे में सबसे पहले हमें जिस वैज्ञानिक ने बताया था उनका नाम है वाल्डेयर, ठीक है। तो वाल्डेयर ने इसके बारे में सबसे पहले हमको बताया था, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम में एक सेल का क्या चलता है, एक वो चलता है सेल पीरियड अपन कह सकते हैं, ठीक है। कैसे सेल पीरियड अगर अपन बात करें, चलो सेल पीरियड भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे एक सेल का निर्माण होता है, कौन कौन से उसमें स्तर होते हैं, किस किस फेज से होके वो गुजरती है, तब जाके एक सेल का निर्माण होता है। तो चलो उस के बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो,
जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल बोल दो आप, कोशिका चक्र बोल दो जिसको, ये क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, हर एक कोशिका का अपना कोशिका चक्र होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, मेनली दो फेज होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कौन सा, इंटरफेज। ठीक है, दूसरा होता है इसमें मेटियोसिस फेज। अगर हिंदी में बात करें तो ये होती है अंतरावस्था, और ये होती है विभाजन अवस्था। ठीक है, अगर अपन इनको और डिवाइड करें तो अंतरावस्था खुद 3 फेज को डिफाइन करती है, जिसमें होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, तीसरा होता है G2 फेज। ठीक है, और विभाजन जो अवस्था होती है उसमें होता है M फेज। अब इनके नाम से ही आपको इनके काम पता चल जाएंगे। वो कहता है ना कि नाम ऐसा कि काम पता चल जाए, वो इन्हीं के फेज़ के नाम से ही आपको पता चल जाएगा। देखो इस एम फेज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि एम का मतलब क्या है, मिटोसिस, मतलब एक तरह से विभाजन को जो फेज़ हो रहा है, यानी जो कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे जो विभाजन वाला जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट एम फेज़ में होगा। ठीक है, अब बात आती कि यहाँ ये जीवन क्या है, ये एस क्या है, ये G2 क्या है, इन पे अगर अपन कंफ्यूज होते हैं तो देखो, G का मतलब है ग्रोथ, यानी विकास, यानी इस फेज में हमें किसी ना किसी चीज़ का निर्माण की बात चलेगी। उसमें किसका निर्माण हो रहा है, वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करते जा रहा है, निर्माण मतलब उसका विकास कैसे हो रहा है, कोशिका को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ताकि उसका क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, उसका विकास हो सके, तो वो सारी फेज इनमें होगी। और एस का होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब निर्माण होना, संश्लेषण होना। तो ये सिंथेसिस प्रोसेस होती है, इसमें किसका निर्माण हो रहा है वो अपन देखेंगे। यानी जो G1 फेज है, जो G2 फेज है, वो ग्रोथ से रिलेटेड है, और जो S फेज है वो सिंथेसिस प्रोसेस है, वो संश्लेषित प्रोसेस है, वो एक तरह से निर्माण प्रोसेस है। तो इस तरह से ये 4 फेज होंगे जो एक कोशिका चक्र को डिफाइन करेंगे। यानी हर एक कोशिका अपना कोशिका चक्र होगा, और उसी कोशिका चक्कर में ये जो फेज है, चारों फेजों में क्या क्या इनका रोल है वो अपन देखेंगे। तो जो अगर अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि जीवन फेज। देखो सबसे पहला आता है जीवन फेज। अब जीवन फेज, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाए कि जीवन फेज का टाइम पीरियड कितना है, यानी जीवन फेज कितनी देर तक चलता है। तो जीवन फेज स्टार्टिंग होता है, और स्टार्टिंग 0 से लेके 12 घंटे तक चलता रहता है जीवन फेज। तो जीवन फेज स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी सेल के कोशिका चक्कर का, यानी किसी भी सेल के निर्माण का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीवन फेज है। जीवन फेज जैसे ही कोशिका निर्माण का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, कोशिका का जो चक्र शुरू होता है, उस चक्र में सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 12 घंटे होते हैं वो 12 घंटे कंप्लीटली जीवन फेज के होते हैं। अब इस 12 घंटे में हो क्या क्या रहा है अगर अपन देखें, तो इसमें डीएनए का निर्माण होना शुरू होता है। कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ शुरू हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आरएनए का निर्माण होना शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन का निर्माण होना शुरू होता है, क्योंकि हमें हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, बट हिस्टोन प्रोटीन ध्यान रखना यहाँ नहीं बनता है। हिस्टोन प्रोटीन को आप जीवन फेज में नहीं करोगे, आप इसको वसी में कर दोगे, इसको यहाँ से रहने तो कन्फ्यूज़ हो गए आप। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करवाना है, हमें जैव रासायनिक क्रियाएं करवानी है, लेकिन वो होती कहाँ है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो लिक्विड फॉर्म होती है सेल की, यानी जो कोशिका द्रव होता है, तो उसका निर्माण भी यहीं शुरू होता है।
यानी जो भी शुरू होना है, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो जो स्टार्टिंग है किसी भी चीज़ की वो सारी जीवन फेज में होने लग जाती है। ये स्टार्टिंग के 12 घंटे में जो इनिशियल स्टार्टर है या किसी की शुरुआत जो करनी होती है वो जीवन फेज में हो जाती है। और जीवन फेज में स्टार्ट होते होते हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, एस फेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब एस फेज क्या करेगा, एस फेज का पहले हमें देखेंगे टाइम कितना है कि वो किस टाइम में ये होगा। अब अपन चलते हैं एस फेज, ठीक है। एस फेज की अपन बात कर लेते हैं। तो अब एस फेज में हो क्या रहा है, ठीक है। देखो एस फेज में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग के क्या हो गए, 12 घंटे हो गए। उन 12 घंटे के कंप्लीट होने के बाद, यानी पहले ये 12 घंटे यानी 0 से जो 12 घंटे हैं ये क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जीवन फेज हो गया, जीवन फेज चल गया इसमें। अब इसके जस्ट आगे के जो 8 घंटे हैं वो 8 घंटे चलेंगे एस फेज के। और इस एस फेज में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो दो काम हैं वो दोनों काम एस फेज में होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखो, एक तो पर्टिकुलर क्या, स्टोन प्रोटीन, स्टोन जो प्रोटीन है उसका निर्माण होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टोन प्रोटीन का निर्माण किस फेज में होता है, तो वो एस फेज होता है जहाँ स्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है डीएनए का डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब अब यहाँ पे डीएनए अपनी क्या करने लग जाएगा, फोटोकॉपी करने लग जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत का नाम है आनुवांशिक सूचना के प्रवाह का केंद्रीय सिद्धांत। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो इस सिद्धांत का अगर आपने नाम सुना होगा। उसी सिद्धांत में ये डीएनए के डुप्लीकेशन की भी बातें होती हैं। तो अपन सबसे पहले उस सिद्धांत को देखते हैं, उसके बाद में अपन समझ में आ जाएगा कि डीएनए का डुप्लीकेशन क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस सिद्धांत की अपन अगर बात करें तो कि डीएनए की डुप्लीकेशन से रिलेटेड है, इसलिए उस सिद्धांत को पढ़ लेते हैं अपन कि उस सिद्धांत के बारे में बताया किसने था और उसमें क्या बताया था। देखो उस सिद्धांत का नाम है आनुवांशिक सूचना का आनुवांशिकी सूचना के प्रवाह प्रवाह का केंद्रीय सिद्धांत। और इस सिद्धांत के लिए जिस वैज्ञानिक को जाना जाता है उनका नाम है क्रिक। क्रिक ने इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बताया था। अब वो बता क्या रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब एक डीएनए होता है उसके अनुलेखन से निर्माण होता है किसका, आरएनए का। और आरएनए के अनुवादन से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। उस प्रोसेस को नाम दिया गया है, मतलब डीएनए से आरएनए जो निर्माण हो रहा है उस प्रोसेस को हम अनुलेखन कहते हैं। और आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अनुवादन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जो विपरीत हो जाती है। यानी अब देखो जाना कहाँ था, डीएनए से आरएनए की ओर, बट हो क्या रहा है, आरएनए से डीएनए की ओर आ रहे हैं, मतलब उल्टा हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिकूल अनुलेखन। मतलब ये विपरीत, आप व्युत्क्रम अनुलेखन भी इसको कह सकते हो, विपरीत अनुलेखन भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसमें प्रोसेस थोड़ा उल्टा हो रहा है। यानी आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको व्युत्क्रम अनुलेखन भी कहते हैं, इसको प्रतिकूल अनुलेखन भी कहते हैं, इसको विपरीत अनुलेखन भी कहते हैं। और ये जो चीज़ थी ये क्रिक ने नहीं बताई थी, इसके लिए दो वैज्ञानिक हैं, एक तो है टर्मिन और दूसरा है बाल्टीमोर। टेमिन कह सकते हो आप इसको, टेमिन और बाल्टीमोर ने अनुलेखन जो प्रतिकूल है, जो विपरीत है, जो व्युत्क्रम अनुलेखन है उसके बारे में बताया था। अब इन्होंने बताया किस में था,
तो ये अपवाद हो गया एक तरह से, और आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अपवादों को याद रखना है। और इन्होंने बताया था HIV वायरस में, HIV वायरस, जिसका दूसरा नाम है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस में इन्होंने क्या बताया था, ये प्रोसेस बताई थी, कौन सी वाली, विपरीत अनुलेखन या व्युत्क्रम अनुलेखन। लेकिन क्रिक क्या बता रहे हैं, क्रिक कह रहे हैं कि DNA से निर्माण हो रहा है RNA का, प्रोसेस है अनुलेखन। RNA से निर्माण हो रहा है प्रोटीन का, प्रोसेस है अनुवादन। और यहीं क्रिक कह रहे हैं कि DNA यहाँ क्या करने लग जाता है, अपनी ही फोटोकॉपी बनाने लग जाता है, अपने ही जैसे औरों को तैयार करने लग जाता है, और इसी को कहते हैं DNA का डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन करने लग जाता है। और ये प्रोसेस हो किस फेज में रही है, तो ये प्रोसेस जिस फेज में हो रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं एस फेज, मतलब उस फेज को बोलते हैं एस फेज। तो वहाँ पे दो इम्पोर्टेंट कार्य हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, एक तो कार्य हो रहा है कि वहाँ पे DNA का डुप्लीकेशन होना शुरू हो चुका है, दूसरा वहाँ पे स्टोन जो प्रोटिकल है उसका निर्माण होना शुरू हो चुका है। स्टोन प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम का जो निर्माण होता है वो स्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के मिलने से होता है। तो जो इस फेज़ में, जो इस चक्कर में एस फेज है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास में अपन ने 2 फेज़ पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इन फेज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, आपको लगा है ये आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फेज़ के साथ, जो अपना G2 फेज़ है उससे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।